गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। आज हम उसके आगे वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको हमेशा सिलेबस इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि सिलेबस में हमारा कितना पोर्शन हो चुका है, और अगर हम आपस में लिंक कर रहे हैं, कुछ चीज़ कनेक्टेड है, हो सकता है किसी बड़े टॉपिक में छोटा टॉपिक इन्वॉल्व हो गया है, तो वो भी आपको आइडिया हो जाए। तो हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ बायोसिंथेसिस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन। अब इसके अंदर इमोबिलाइजेशन एंड एलिसिटेशन, यहाँ पे ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हम काम में लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड, जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम किस प्रकार से विभिन्न बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एज अ फैक्ट्री काम में लेके उसमें कुछ ऐसे जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि एक अच्छा उत्पाद बनाते हैं, जो उत्पाद हमारे लिए बहुत काम का होता है। तो उसको बनाने के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ में, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के साथ साथ में कुछ और तकनीकें काम में लेनी पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन एंड एलिसिटेशन। तो ये दो तकनीकें हैं जिनको हम आज पढ़ने जाने वाले हैं संक्षिप्त में। पहली विधि है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन अगर शब्द को हम समझें तो इसका मतलब होता है कि मूवमेंट को रोकना या उसको स्थिर कर देना एक जगह पे। अब किसको स्थिर कर देना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की या सजीवों की, जिसके अंदर हम कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो उन कोशिकाओं को एक जगह पर स्थिर कर देना, इस तकनीक को हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन। सो अगर हम डिटेल में समझें तो द सेल इमोबिलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय microorganisms, cells or enzymes are confined in a matrix by physical or chemical interaction or attached to a surface of immobilizing agent। अगर हम इसकी बात करें समझे तो क्या बताया गया इसमें कि पहली बात तो यह एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस। यह एक तकनीक है या विधि है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं को, एंजाइम्स को अथवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों को एक मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मतलब आधात्री जिसको हम बोलते हैं एक आधार, एक मैट्रिक्स में फिजिकल या केमिकल, भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा अटैच कर दिया जाता है, या उसके अंदर फिक्स, कन्फाइंड मतलब उसके अंदर स्थिर कर दिया जाता है, ठीक है, अथवा उन्हें किसी इमोबिलाइजिंग एजेंट मतलब स्थिर करने वाले किसी एजेंट की सरफेस पे फिक्स कर दिया जाता है। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी सेल किसी लिक्विड में यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर रही है वो नहीं करके वो एक जगह पे स्थिर रहे, इसे हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ टेक्निक विच कन्फाइन द सेल्स टू अ डिफाइंड रीजन इन अ स्पेस वाइल रिटेनिंग देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी एंड प्रिवेंट्स इट्स एंट्री इनटू मोबाइल फेज। ये एक और परिभाषा है जो कि और इसको स्पष्ट कर देगी कि इमोबिलाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही बताया गया है कि इसमें किसी कोशिका को अथवा सजीव को अथवा एंजाइम को किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी जगह पर कन्फाइन कर दिया जाता है, मतलब स्थिर कर दिया जाता है, और लेकिन उसको ये चीज़ एक कंडीशन अप्लाइड है कि आपने उसको फिक्स कर दिया एक जगह पर, लेकिन फिर भी उसकी एक्टिविटीज़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके फिक्सेशन का। आपने उसको स्थिर किया लेकिन पता चला आपकी सेल डेड हो गई, या वह उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही जितना वो पहले कर रही थी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे उसको स्थिर किया जाता है, लेकिन स्थिर करने के बाद भी उसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी मतलब जो भी उसकी अपचय उपचय क्रियाएँ हैं वे निरंतर रूप से चलती रहती हैं, और साथ में ये कोशिकाएँ पुनः वापस मोबाइल फेज में मतलब पुनः लिक्विड में या द्रव्य फेज में मूवमेंट करना प्रारंभ नहीं करती है। समझ में आई बात बेटा। तो यहाँ पे वो कोशिका एक जगह पे स्थिर है, साथ में वो अपना काम भी कर रही है। अनलाइक माइक्रोबियल सेल्स दैट आर इजी टू ग्रो इन कल्चर्स, एनिमल्स एंड प्लांट। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है इसके अंदर वो क्या बताया जा रहा है बेसिकली कि हमें ज़रूरत क्या पड़ी इमोबिलाइजेशन की। जब हम कोशिकाओं को लिक्विड, हम जैसे नॉर्मली क्या करते हैं कि जो भी भोजन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें हम डाल देते थे, तो उसके बाद में हमको क्यों उनको फिक्स करने की आवश्यकता हुई। तो आवश्यकता यहाँ बताई गई है दैट
अनलाइक माइक्रोबियल सेल्स दैट आर इजी टू ग्रो इन कल्चर्स, जो सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं होती है वह कल्चर में ग्रो करना इजी रहता है, लेकिन जो एनिमल और प्लांट सेल्स है इनको हम लिक्विड कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते। तो सामान्यतः क्या होता है बेटा, जैसे आप शुगर को मिक्स करते हैं एक पानी के अंदर, तो उसके बाद में हमको अगर कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे आपने ग्रीन टी बनाई तो कुछ ग्रीन टी को आपने उसमें डाला, आपने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया और उस पानी को आपने निकाल के काम में ले लिया, तो आपको जो चीज़ काम की थी वो आपको मिल गई, जो कि आपने उसमें छान के निकाल लिया। लेकिन अगर आपको हम बोलें कि ग्रीन टी की जगह कोई सजीव है जो कि सामान्यतः कोई ना कोई उत्पाद बना रहे हैं, तो वो उत्पाद धीरे धीरे उस लिक्विड में मिलता जा रहा है और कंटिन्यू आप उस लिक्विड को निकालते जा रहे हो, नया लिक्विड डालते जा रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, उत्पाद मिलता जा रहा है छानने की वजह से, और जो आपका सजीव है वह उसी मीडियम के अंदर है। ये तो हुई बात लिक्विड की। लेकिन होता क्या है कि ऐसा लिक्विड फॉर्म में रखना एनिमल और प्लांट सेल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इनको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमको क्या चाहिए कि उसको एज अ सस्पेंशन मतलब उसके अंदर निलंबित अवस्था में द्रव्य में नहीं रख के, और उसको हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं किसी सरफेस के ऊपर। क्योंकि होता क्या है कि एनिमल और प्लांट सेल्स में आपस में निलंबन अवस्था में अगर हम उसको सस्पेंशन में रखेंगे तो उसमें आपस में टकरा के बहुत सारा डिस्ट्रप्शन, मतलब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दिस मेक सेल इमोबिलाइजेशन नेसेसरी, इसलिए हमको इमोबिलाइजेशन करना पड़ता है। थ्रू इट सेल्स आर प्रोवाइडेड विथ मैकेनिकल सपोर्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ इमोबिलाइजेशन टेक्निक इज एगेरोस इमोबिलाइजेशन। उदाहरण की हम बात करें इमोबिलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो वो है एगेरोस। एगेरोस आप जानते हैं कि एक जेल लाइक, एगेरोस एक केमिकल होता है जिसे हम यदि उबालते हैं गर्म पानी के अंदर तो ये जेल के समान जम जाता है। जेल क्या होता है, जेल न तो पूरा लिक्विड होता है न ही पूरा सॉलिड होता है, उसमें एयर पोर्स होते हैं ताकि हवा की प्रॉब्लम नहीं हो, और उसके अतिरिक्त वो लिक्विड नहीं होता ताकि एक सरफेस प्रोवाइड हो जाए। तो एगेरोस हम प्राप्त करते हैं लाल शैवालों से, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया आपने पढ़ा होगा, अगार अगार हम उससे प्राप्त करते हैं। एगेरोस उसी का एक प्योरीफाइड फॉर्म है अगार अगार का। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एगेरोस इमोबिलाइजेशन। और बताएं कि हम किस प्रकार से किसी कोशिका को या सजीव को इमोबिलाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी विधियां दी गई है, जैसे कि एड्जॉर्प्शन अवशोषण, कोवैलेंट बॉन्डिंग सहसंयोजक बंध जिसे हम कहते हैं, सेल टू सेल क्रॉस लिंकिंग कोशिका से कोशिका के बीच में होने वाला क्रॉस लिंकिंग, एनकैप्सुलेशन उसके ऊपर एक संपुटन करना एनकैप्सुलेशन, एंड एंट्रैपमेंट उसको एंट्रैप कर देना, मतलब एक जगह पे उलझा देना, जालित कर देना है, एंट्रैपमेंट कर देना। इसको हम डायग्राम द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। पहला मैंने बताया था आपको एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन आप देख रहे हैं एक सपोर्ट है जो कि ऑरेंज कलर का है, उसके ऊपर हम इसको एड्जॉर्ब मतलब अवशोषित करवा लें तो ये एक जगह पे स्थिर रहेगी कोशिकाएं, और बाद में हम इसको ये प्रकार का एक अच्छा इमोबिलाइजेशन की टेक्निक है। सेकंड हम देख रहे हैं क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग आप जानते हैं कि बस जो स्वयं जो भी सेल हैं उनके बीच में हम क्रॉस लिंकिंग करवा लें ताकि वो आपस में जुड़ी रहें और इस प्रकार से एक सपोर्ट मिल जाए उनको। उसके बाद है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब सहसंयोजक बंध, सपोर्ट तथा यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि बलून्स में एंजाइम लिखा हुआ है, लेकिन एंजाइम की जगह सेल भी हो सकती है क्योंकि सेल और एंजाइम दोनों की तकनीकें समान ही हैं एड्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्डिंग। एंट्रैपमेंट मतलब किसी मैट्रिक्स में इसके अंदर एंट्रैप कर देना, आप डायग्राम से समझ सकते हैं। एनकैप्सुलेशन मतलब इसको कवर कर देना। देख लिया आप डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं कि एनकैप्सुलेशन में और एंट्रैपमेंट में क्या फ़र्क है। एंट्रैपमेंट में इंडिविजुअली उसको एंट्रैप किया गया है, जबकि एनकैप्सुलेशन में एक साथ उसको एनकैप्सुलेट कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो ये बात हुई किसकी, सेल इमोबिलाइजेशन की। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिसिटेशन। एलिसिटेशन भी एक विधि है जिसे हम काम में लेते हैं, वही जो हम जिसमें हम एंट्रैप में इमोबिलाइजेशन काम में लेते हैं कि हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो उत्पाद हमें अधिक मात्रा में कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए हम एक विधि काम में लेते हैं एलिसिटेशन। एलिसिटेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स exogenous addition of elicitors in the growth medium which consequently triggers stress responses with increase in secondary metabolite production। अब मैं आपको इसको समझाऊँ एलिसिटेशन को, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सरल भाषा में समझा देती हूँ कि जैसे आपको एक होते हैं प्लांट में या किसी सजीव में प्राइमरी मेटाबोलाइट।
प्राइमरी मेटाबोलाइट वे केमिकल्स होते हैं जो कि वह सजीव जिसकी उस सजीव को आवश्यकता होती है अपनी उपापचयी क्रियाओं में, मतलब वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें उसके श्वसन के लिए, क्रेब्स साइकिल में जो चीज़ें काम में आ रही है, या फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो भी चीज़ें जो उसके स्वयं एक्टिवली एंड डायरेक्टली काम में आ रही है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। में कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे कुछ केमिकल्स या ऐसे कुछ उत्पाद होते हैं जो स्वयं डायरेक्टली किसी काम के नहीं होते किसी पादप के लिए। अगर हम भी फिलहाल पादप की बात कर रहे हैं तो वे डायरेक्टली उसके काम के लिए नहीं है, लेकिन जब वो कब काम आते हैं, या तो कोई डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे लेटेक्स हो गया। अगर हम बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे सरपेंटाइन हम पढ़ते हैं, रावल के सरपेंटाइन, वो तो वो पादप के लिए कुछ काम के नहीं है, हमारे लिए बहुत काम के हैं। वे पादप के लिए बस तभी काम आते हैं जब उनको कुछ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करनी है, कोई स्ट्रेस उनके ऊपर आ रहा है, तो वे उसे काम में लेते हैं। तो ये बात हुई सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारे आप जानते हैं जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनसे बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमको प्राप्त होते हैं, जो कि मेडिसिन में, ड्रग बनाने में और बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाने में काम में आते हैं। ये तो हुई बात सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। अगर हमको सामान्यतः सेकेंडरी मेटाबोलाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस पादप को के उस पर्टिकुलर पार्ट को निकालेंगे और उससे हम उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पादप भी डैमेज हो जाएगा और उसकी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राप्त होता है वो भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगा। पहली चीज़ तो ये है। तो हमने क्या किया, इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके और उसको हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक काम में लेके और उस पर्टिकुलर जीन को हमने कहीं ट्रांसफ़र कर दिया और हम उसको इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में बनाने लगते हैं। लेकिन बात यह है कि सामान्यतः वो प्लांट वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कब ज़्यादा बनाता है, जब उस पर कोई स्ट्रेस आता है, जैसे कि आपने कुछ जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेस या फिर कोई ऐसी किसी केमिकल से एनकाउंटर होके वो उसको बहुत अधिक मात्रा में बनाता है। तो उसी कंसेप्ट को काम में लेके यहाँ काम में लिया जाता है एलिसिटेशन। इसके अंदर क्या कहता है कि कुछ उस कल्चर मीडियम मतलब जिसमें आपने अपने जो भी सजीव बना रहे हैं, एज ए फैक्ट्री आप काम में ले रहे हो सजीवों को, जो हमेशा से मैं बोल रही हूँ कि आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एक फैक्ट्री के जैसे काम में ले रहे हो। तो जिस मीडियम में आपने किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को या सेल को रख रखा है, उसमें आपने एक कंपाउंड डाला जिसको हम बोलते हैं एलिसिटर। एलिसिटर के डालने की वजह से, एलिसिटर कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कुछ बायोटिक कंपाउंड हो, मतलब सजीव हो, या फिर कोई केमिकल हो, कुछ भी हो सकता है। एलिसिटर के डालने की वजह से क्या हुआ, उस पर्टिकुलर कोशिका के अंदर कुछ ट्रिगर हुआ, मतलब ऐसी चीज़ें उसके अंदर क्या हुआ कि उसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हुई और उसने सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। समझ रहे हैं, एक चीज़ की एंट्री की वजह से, उसके रेस्पॉन्स देने के कारण जो कोशिका है वो अधिक मात्रा में सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाने लग गई, जो कि वो पहले कम मात्रा में बनाती थी। तो आप समझ सकते हैं हमको तो मतलब किससे है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से है, क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है। तो मीडियम में एलिसिटर को डालने की वजह से जो इंक्रीज इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एलिसिटेशन। समझ में आया? ड्यू टू incorporation of elicitors, increase in production of secondary metabolite is called elicitation. ओके बेटा, अब नेक्स्ट है कि एलिसिटर्स क्या हो सकते हैं। एलिसिटर्स आर कंपाउंड स्टिमुलेटिंग एनी टाइप ऑफ प्लांट डिफेंस। तो ये एलिसिटर्स ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो किसी प्रकार की पादप डिफेंस को, मतलब पादप भी अपने आप को डिफेंस करता है, अगर आप उस पर अटैक करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं विच स्टिमुलेट एनी टाइप ऑफ प्लांट डिफेंस। दिस ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एलिसिटर इंक्लूड बोथ सब्सटेंसेज इंट्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन। हाँ, दूसरी बात यह है कि एलिसिटर्स जो हम बोल रहे कंपाउंड्स है, तो वो क्या हो सकते हैं, वो पैथोजेंस के द्वारा बनाए गए कुछ प्रोटीन्स, जैसे आप होगा प्लांट पे मान लो किसी इंसेक्ट ने उस पर अटैक किया, तो उस इंसेक्ट के मुंह से कुछ निकला हुआ केमिकल भी एक एज एलिसिटर काम में आ सकता है, प्लस उस पैथोजन के कारण प्लांट के अंदर कुछ बनने वाला कंपाउंड भी एज एलिसिटर काम में लिया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो एलिसिटर कैन बी एक्सोजेनस मतलब उस प्लांट का स्वयं का नहीं, उस पैथोजन से लिया गया है, और इट कैन बी एंडोजीनस मतलब वो स्वयं उस प्लांट से लिया गया है जिसपे पैथोजन ने अटैक किया है। तो ये हो गई बात टाइप्स ऑफ एलिसिटर्स की। एलिसिटर्स कुड बी यूज्ड एज एनहेंसर ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि इनको हम पादप सेकेंडरी मेटाबोलाइट
के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हम काम में ले सकते हैं। कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोसिंथेटिक पाथवे टू एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। ये भी वही चीज़ है। द इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू एलिसिटेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट फ्रॉम प्लांट सेल कल्चर हैज़ ओपनड अप ए न्यू area of research which could have important economical benefit for bio industry। तो ये बताया गया है कि एलिसिटेशन की वजह से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है, इसके कारण प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एक नया एरिया डेवलप हो गया है कि हम किस प्रकार से हम उत्पादन तो कर रहे थे पहले भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जेनेटिक इंजीनियरिंग या प्लांट टिश्यू कल्चर या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, लेकिन उसको भी हमने कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं इन विट्रो प्रोडक्शन को भी। तो उसके लिए एक नया हमको रास्ता मिल गया है एलिसिटेशन की टेक्निक के द्वारा। तो मुझे आशा है कि आपको ये दोनों टॉपिक इजीली समझ में आए हैं, एलिसिटेशन एंड इमोबिलाइजेशन। अब एलिसिटेशन को हम एक बार डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। एक सरल सा डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एक पादप कोशिका दे रखी है नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में ये इसकी सेल मेम्ब्रेन दे रखी है। आप दिख रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर मतलब जो कि उसको रिसीव करने वाला किसी सिग्नल को। इलिसिटर मैंने कहा था कुछ एबायोटिक या बायोटिक मतलब सजीव या निर्जीव किसी भी प्रकार का हो सकता है। और यहाँ पे जैसे इलिसिटर ने कुछ रिस्पॉन्स दिया, रिसेप्टर ने वो रिस्पॉन्स रिसीव किया। इस पर रिसेप्टर के रिस्पॉन्स को रिसीव करने के बाद में कुछ डिफेंस रिस्पॉन्सेज हुए, प्लांट के अंदर कुछ ऐसे उत्पाद बने और कुछ जीनों की अभिव्यक्ति हुई, और जिसके कारण सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन हुआ। तो हमको समझ में आ रहा है कि एलिसिटर्स कितने इंपॉर्टेंट है किसी बायोएक्टिव कंपाउंड के प्रोडक्शन के लिए। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है इमोबिलाइजेशन टेक्निक एंड एलिसिटर्स। नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, जो कि है ट्रांसजेनिक प्लांट। धन्यवाद।